नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर विच वॉज गिवन बाय डी ब्रोगली. डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें उससे पहले हम यहाँ पर दो फार्मूलाज देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्लैंक्स क्वांटम थियोरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंडिंग था, विच इज़ E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा. एंड द सेम वे वी हैव वन मोर थियरी, theory of relativity given by Einstein. It is also E is equal to mc square. तो यहाँ पर दोनों फार्मूला जो है वो एनर्जी के रिगार्डिंग थे. E is equal to hc अपॉन लैम्बडा एंड E is equal to mc square. अब देखा जाए तो जैसे कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन ने जो दी थी वो यूनिवर्सल थी, मतलब कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के ऊपर वो एप्लीकेबल थी. वेयर वॉज द प्लैंक्स क्वांटम थियरी, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल for the electromagnetic, all the electromagnetic waves or radiation. So De Broglie thought that कि if we generalize these two formulas, अगर हम इन दोनों फार्मूला को जनरलाइज कर दें, मतलब कि इन दोनों फार्मूलाज को हम मिक्स कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा एन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो एच सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो सकता है. तो उन्होंने इन दोनों फार्मूलाज को मैशअप कर लिया, इन दोनों फार्मूलाज को उन्होंने जनरलाइज कर दिया. तो जनरलाइज फार्मूला, सो एच सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पे एक सी कट हो जाएगा, तो एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम इंटू सी. हियर द सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो वी कैन रिप्लेस द सी बाय वी. यहाँ पे हम सी को वी से रिप्लेस कर देंगे, तो एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम वी. सो लैम्बडा और एम वी को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, मतलब लैम्बडा को यहाँ पर ले जाऊँगा, एम वी को नीचे लेकर आऊँगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एंड दिस इज द इक्वेशन विच वॉज गिवन बाय द डी ब्रोगली, नोन एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन. एच अपॉन एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एंड वी नो एम वी इज इक्वल टू पी, मोमेंटम, तो वी कैन रिप्लेस द एम वी बाई पी. तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो दिस इज द फॉर्मूला और इक्वेशन गिवन बाय डी ब्रोगली. इन दोनों को अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो मोमेंटम भी है और वेवलेंथ भी है. मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों को लाता हुआ, मतलब कि मोमेंटम है तो मास है, सॉरी वी कैन से दैट मास एंड लैम्बडा वेवलेंथ दोनों मतलब ड्यूअल नेचर हुआ. देखो कोई एक अब तक जो बात हुई थी वहाँ पर वेवलेंथ की बात हो रही थी या तो मास की बात हो रही थी, यहाँ पर दोनों चीज़ हुई है. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा तो उसका अपना वेवलेंथ भी होगा, मतलब ड्यूअल नेचर के बारे में बात हुई. तो मैटर जो होगा उसका ड्यूअल नेचर होगा. कोई भी मैटर होगी तो वो दो नेचर रखेगी. तो इसी फार्मूला को अगर हम इसी फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की बात करें, या तो काइनेटिक एनर्जी कई नंबर्स ऑफ ऐसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी दिया होगा और वेवलेंथ की भी बात की होगी. तो इन दोनों को मिलाता हुआ एक फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है. सिंपली मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड बाई एम, दोनों साइड हम m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर. बट एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर. ओके, अब ये 2 को मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो 2m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर. अगर p की वैल्यू मुझे चाहिए तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में मतलब यहाँ पर रख देंगे मोमेंटम की जगह पर, तो क्या मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी से हम वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक और फार्मूला हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज बोर्स क्वांटाइजेशन. तो यहाँ पर एक बात है कि भाई एक बार ऐसा हुआ कि ये नील बोर जो थे उन्होंने ये फॉर्मूला तो दिया था, एम वी आर
इज इक्वल टू NH/2 बोर्स क्वांटिजेशन जिसको कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नील बोर खुद ये समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट इज़ दिस, ये क्यों एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि भाई ईच एंड एवरी टाइम एंगुलर मूवमेंट जो होगा mv/r इज इक्वल टू NH/2 इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। तो एक दिन मिले होंगे वो सब साइंटिस्ट, नील बोर हैं या आइंस्टाइन हैं, डी ब्रोगली हैं। अब ये सभी सोच रहे थे कि भाई ये क्या है, किस तरह से आया। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि क्यों ना जितने भी हमारे पास जो थियरीज़ हैं, आइंस्टाइन का फॉर्मूला इज इक्वल टू mc² ले लो, या फिर ये जो डी ब्रोगली ने जो बताया वो ले लो, या फिर ये बोर्स क्वांटिजाइजेशन है वो ले लो, इन सबको हम जनरलाइज कर दें। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये भाई देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे रेडियस के ऊपर E है, ये है, ये E जो है वो इस न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमता है, ठीक है। नील बोर ने कहा हाँ भाई बराबर, બધું बराबर है, ये से घूमता है। अब डी ब्रोगली ने अभी अभी उसका नया कॉन्सेप्ट सामने आया था। उसने कहा था कि भाई ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज़ ड्यूअल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का मास है, हाँ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक ऐसा पार्टिकल हुआ जिसका ड्यूअल नेचर हो सकता है। सबने बोला हाँ हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव नेचर क्यों नहीं होगा? तो आइंस्टाइन ने उसको वेव थ्रू, मतलब कि वो सीधा सीधा गोल गोल नहीं घूमेगा, वो गोल तो घूमेगा बट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो वेव्स की तरफ से इस तरह से होते हुए वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है। तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा मतलब जो उसने कितनी लेंथ होगी, तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr, एज यू नो 2πr, ठीक है। और जब वो ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तब वो n टाइम्स वेवलेंथ या तो लैम्बडा जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये एक टाइम ऐसा पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो कितने लैम्बडा होंगे भाई? n लैम्बडा, ठीक है। तो जो डी ब्रोगली का इक्वेशन था लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो 2πr इज इक्वल टू n h/mv, तो हो गया NH/mv। ये mv यहाँ पर और ये πr यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये m गया ऊपर, ये v गया ऊपर, और सॉरी ये 2π आया नीचे, तो NVR इज इक्वल टू NH/2π, हो गया प्रूव। तो ये जो फॉर्मूला था, भले ये थियरी जो थी और बोर्स क्वांटाइजेशन जो था वो दिया था बोर ने, लेकिन वो बोर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे, क्योंकि उन्होंने ये ड्यूअल नेचर के बारे में बात नहीं की थी। उनके दिमाग में ड्यूअल नेचर हो सकता है वो बात ही नहीं आई थी। ये ड्यूअल नेचर तो डी ब्रोगली ने बताया। तो बाय द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन, डी ब्रोगली, उन्होंने मिलकर फिर ये सब जो बोर्स क्वांटाइजेशन था उसको क्लियर किया, यानी MVR इज इक्वल टू NH/2। वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv है, ड्यूअल नेचर है, तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर वेव प्रोड्यूस करेगा तो उस वेव की हेल्प से हम उस वेव के पहले वाला या आगे वाला या पिछले वाला वेव जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिससे टाइम मशीन बनने में हेल्प मिलती है। लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ ड्यू टू द रीज़न ऑफ दिस, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/मास। ये देखा जाए तो लैम्बडा एंड मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पर पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी लाइट इन नेचर, वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, तो ये पॉसिबल था। बट डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो हमारे केसेस में देखा जाए तो वी हैव मच मोर मासिस, और जब मास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, जिसको ऑब्जर्व करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये बात नोट की थी आइंस्टाइन ने, और इसीलिए उसने पहले उसके दिमाग में आया था टाइम मशीन बनाने का, लेकिन फिर उसी ही ने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं होगा।
Now the next point is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty मतलब कि we cannot predict, हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हेजनबर्ग जो था, उसका प्रिंसिपल जो था वही कह रहा था कि वी कैन नेवर प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। हम कोई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं कि भाई x इज़ द पोजीशन, प्रेडिक्टेड पोजीशन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की प्रेडिक्टेड पोजीशन x ली तो वहाँ पर डेल्टा x जितनी अनसर्टेनिटी होगी ही, मतलब कि कुछ तो वेरिएशन होगा ही। एंड द सेम वे इफ़ वी प्रेडिक्ट द मोमेंटम देन इट इज़ डेल्टा p विच इज़ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो उसने जो फॉर्मूला दिया विच इज़ डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा p, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये था फॉर्मूला गिवन बाय Heisenberg, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। समझे कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए आई हैव टू इम्पार्ट फोटॉन्स। मैं उसके ऊपर एक फोटोन जो है वो उसके ऊपर मारूंगा, यहाँ से फोटोन जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाएगा, तब जाकर आई कैन ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन की एनर्जी हमने ली hc/λ, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जब फोटोन उसके ऊपर मारा जाएगा, फोटोन जब उसको लगेगा, उसकी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगा, हम उसको देख पाएंगे। लेकिन ड्यू टू द हीट ऑफ द फोटोन, जब फोटोन उसको मारेगा, ऐसे वो टकराएगा, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ से थोड़ा हट जाएगा। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एट द टाइम, उसके जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन जो है, उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज कर लेगा। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मोमेंटम एट द टाइम ऑफ वी कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन। मतलब दोनों एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो आपने जैसे वो फार्मूला देखा, वहाँ पर P = mv लग दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P = m इंटू डेल्टा v। तो डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। m को मैं नीचे लेकर आऊँ तो बन जाएगा डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। लेकिन दिस इफेक्ट of the Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object, छोटे very small object के लिए, and is negligible for the macroscopic object, बड़े object के लिए applicable नहीं है। Then after Sommerfeld experiment which is not given in our book, Sommerfeld experiment देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर ये हमने हाइड्रोजन लैंप से लाइट पास की और वहाँ से हमने देखा कि वो जो है वो लाइट जो है वो अपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो था नील बोर ने इसको ऑब्जर्व किया था। लेकिन सोमरफेल्ड ने क्या किया, उसने यहाँ पर एक हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप रख दिया और उससे जब इस लाइन को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये एक एक लाइन नंबर्स ऑफ छोटी छोटी लाइन से बनी हुई होती है। उसने देखा कि ये सिंगल लाइन नहीं है, इसमें नंबर्स ऑफ छोटी छोटी और लाइंस हैं। बोर्स को ये नहीं देखा था बिकॉज उसने डायरेक्टली नेक्ड आइज देखा था, जबकि यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये देखा गया था और तब पता चला कि एक सिंगल ऑर्बिट जो है वो भी नंबर्स ऑफ अलग अलग लाइन से बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो n नंबर 1 के लिए देखा जाए तो उसके अंदर एक लाइन थी, n नंबर 2 के लिए वहाँ पे 2 लाइन थी, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4। तो उसको नाम दिया गया S
2 में SP, 3 में SPD और 4th में SPDF। तो मतलब कि यहाँ पर जो एक ही ऑर्बिट की बात की थी वहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे 4th शेल की बात करूँ, 4th शेल, तो 4th शेल में एक लाइन जो दिख रही थी वो एग्जैक्टली देखा जाए तो वो 4 लाइंस मिलकर बना रही थी, 4 लाइंस मिलकर एक ऑर्बिट को बनाती थी। तो ये बात लेकर आए हमारे सामने सोमरफेल्ड, और तब पता चला कि ऑर्बिट जो है वो और छोटी छोटी लाइन से बनी हुई थी, जिसको नाम दिया गया था S, P, D and F। एंड देन द लास्ट डेवलपमेंट, ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या है कि भाई व्हेन लाइन स्पेक्ट्रम इज पास्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जब ये लाइन स्पेक्ट्रम को जो सोमरफेल्ड ने हमको बताया, वो जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाएगा तो इट विल बी डेविएशन, उसके अंदर डेविएशन देखने को मिलेगा। When the line spectrum is passed through magnetic field, deviation in the spectrum was observed. और ड्यू टू दिस डेविएशन वहाँ पर उसके अंदर ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस होने का चांसेस, मतलब कि पॉसिबिलिटीज दिखी। सो प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस सब ऑर्बिट्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो। ऑर्बिटल्स इज़ द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। मतलब कि अगर देखा जाए कि ये सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आसपास का एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की या इलेक्ट्रॉन को मिलने की जो संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, वो उसको कहा जाता है ऑर्बिटल्स। तो पहले एक लाइन थी, नील बोर हमारे सामने एक लाइन लेकर आए थे, फिर सोमरफेल्ड ने और उसके अंदर SPDF की लाइन घुसाई। अब और ज़्यादा लाइन आई कि भाई जैसे अगर SPDF है 4 शेल की बात करें तो उसके अंदर भी S के अंदर 1 लाइन होगी, P के अंदर 3 लाइन होगी, D के अंदर 5 लाइन होगी और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगी। तो इस तरह से ये सब जो डेवलपमेंट्स थे वो हमें देखने को मिले, और इन सभी के थियोरी को पढ़ने के बाद पता चला या धीरे धीरे कि नील बोर्स का जो मॉडल जो था वो सही नहीं था, मतलब वो फेल हो गया। तो उसके जो फेलर्स उसको हम कह सकते हैं, नील बोर का फेल क्यों हुआ, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि हिज मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज थी उसी के ऊपर वो एप्लीकेबल था, वहाँ पर वो गलत नहीं हुआ था। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन तो वो राइट था, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले जब स्पीसीज मिलते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल नील बोर का जो प्रिंसिपल है वो काम में नहीं आता था। मतलब इट इज़ द मॉडल विच वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ही डिड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। उसके मॉडल से केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आता था। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ आता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो भी इससे एक्सप्लेन नहीं होता था। एंड देन आफ्टर ये जो सब इफेक्ट्स आए, ज़ीमैन इफेक्ट हैं, वो समझ में नहीं आया। एक वर्ड और एक आगे आएगी स्टार्क इफेक्ट जो है, जैसे हमने देखा ज़ीमैन इफेक्ट इज़ क्या था, तो स्पेक्ट्रम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो जो डेविएशन होता है उसको ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे और जो डेविएशन होगा उसको कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट स्पेक्ट्रम डेविएशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक्सप्लेन नहीं होता था। एंड हेवियर एटम डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, और जो हेवियर एटम्स थे उसके अंदर ये नील बोर का मॉडल जो था वो काम में नहीं आता था, और इसके लिए नील बोर्स मॉडल जो था वो भी फेल हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नया मॉडल जो अब तक जो सही है, जिसके बारे में अब तक जो अप्लाई होता है, जो वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।